ममता कालिया जी का उपन्यास सपनों की होम डिलीवरी एपिसोड 5। यूं तो वर्ली मुंबई का शानदार इलाका है जहां बड़े आदमियों के आलीशान भवनों की कतार समुंदर के साथ समांतर चलती है। सन 60 की फिल्मों में मरीन ड्राइव और वर्ली का समुद्र तट खूब दिखाया जाता था। वर्ली विलेज का मोड़ आते ही दृश्य बदल जाता है। यहाँ से झोपड़पट्टियाँ और चालों की कतार शुरू होती है। आज के वक्त में यहाँ भी भूस्वामियों ने जगह निकालकर बहुमंजिली इमारतें बना डाली हैं। इन इमारतों की शीशेदार खिड़कियों से जो बाहर का दृश्य दिखता है उसमें सुंदर और असुंदर की भेलपुरी मिलती है। समुद्र सामने है पर उसके किनारे अवैध शराब खींचने की भट्टियाँ हैं। तस्करों के मोटरबोट यहीं सामान उतारते हैं। वर्सोवा के बाद सूखी मछलियों का सबसे बड़ा अड्डा भी यहीं है। वर्ली समुद्र तट के पिछवाड़े जहाँ मार्कंडेश्वर का मंदिर बना है, वहाँ की आखिरी इमारत के चौथे माले पर सर्वेश नारंग रहता था। अहाते से लेकर कमरों तक प्रबल वेग से इस घर में हवा आती, मगर उसके साथ ही सूखी मछली और झींगों की गंध भी। रुचि को मछली की गंध नागवार थी। उसने अंदर आते ही नाक पर रुमाल रख लिया। सर्वेश की माँ समझ गई। उन्होंने बाई से खिड़कियाँ बंद करवाई। सर्वेश काम पर नहीं जा रहा था, वह एक कोने में बैठा दीवार को घूर रहा था। माँ ने पंजाबी मिश्रित बोली में कहा, एनू समझा तो सही ओह दी मानू रब ने सजा दिती है। सर्वेश ने चुप्पी तोड़ी और भभक कर कहा, सिर्फ माँ को सजा मिली, बाप को इनाम मिला है क्यों? माँ पैर पटकती हुई दूसरे कमरे में चली गई। सर्वेश और रुचि देर तक अंधेरा घिरते कमरे में बैठे रहे। धीरे धीरे सर्वेश ने बोलना शुरू किया। इधर अंश जेब खर्च बहुत मांगने लगा था। मुझसे कहता, मम्मी कंजूस है, यह भी नहीं सोचती कि मोटर बाइक में पेट्रोल डलेगा तभी वह चलेगी। कभी कहता, हफ्ते में 3 दिन मैं भूखा रहता हूँ, कॉलेज में देर हो जाती है, इतने पैसे नहीं होते कि बाहर कैफ़े में खा लूँ। जितनी बार वह अपना दुखड़ा बयान करता, मेरे कलेजे से आह निकलती। मेरे साथ तो मंजीत कमीनी थी ही। बेटे को भी उसने नहीं छोड़ा। मोटी तनख्वाह पाती है, सरकारी नौकरी है, पर पैसा उसे पति और बच्चे से भी ज़्यादा प्यारा है। मैं अंश को पैसे भेजता, कभी कभी तो पूरी तनख्वाह उठाकर भेज दी। मुझे क्या पता था। इस बीच बाई आकर चाय और बिस्किट रख गई थी। वे वैसे ही पड़े रहे। बोलने के बाद सर्वेश कुछ हल्का हुआ। उसने बाई को आवाज़ दी, मंदा चा पाही जी। उसने सिगरेट सुलगाई और धुएं के पहले गुब्बार में जैसे अपने आप से कहा, अमृतसर से यह जो एक रिश्ता था उसका तार भी टूट गया। अब मैं किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं। इस तरह के ताल्लुकात को तो कई बरस हो चुके होंगे, रुचि ने धीरे से कहा। नहीं, जब तक अंश था एक रिश्ता तो था। रिश्तों में इतनी जान होती है कि वे प्लेट प्यालों की तरह नहीं टूटते। हम बार बार उनमें पट्टी बांधकर काम चलाते हैं। सर्वेश दार्शनिक होने लगा। हालांकि खिड़कियां बंद थी, समुद्र की उठती लहरों की हरहराहट कमरे में आ रही थी। समुद्र सुबह से भाटे में था, अब उसमें ज्वार आने वाला था। घिरते अंधेरे में कमरे की हर चीज़ रहस्यमयी लग रही थी। मंदा ने कमरे में आकर बिजली जलाई, चाय के प्याले समेटे और धीरे से पूछा, साहब मम्मी जी बोलते क्या खाना बनेगा? सर्वेश ने चिढ़कर कहा, तुम लोगों को खाने के सिवा और कोई बात नहीं आती क्या? मंदा मुंह बनाकर चली गई। घर की हवा में तनाव का पता बार बार चल रहा था। रुचि यहाँ से वापस जाना चाहती थी, लेकिन उसे रुखसत के लफ्ज़ नहीं मिल रहे थे। खामोशी से उठ जाना भी हिमाकत होता। सर्वेश ने एक बार फिर बोलना शुरू किया, मुझे अब पता लगा है कि अंश स्कूल के दिनों से ही नशे की चपेट में था। स्कूल की बस का ड्राइवर लड़कों को भांग की गोली भरी हुई सिगरेट और भूरा चूरा सप्लाई करता था। पहले 2-1 बार मुफ्त दे देता, बाद में मनमाना दाम वसूल करता। मंजीत ने एक बार उसका स्कूल बदलने की सोची, तब वह 8वीं में पढ़ता था। अंश ने घर में भूख हड़ताल कर दी। वह अड़ गया
कि अगर स्कूल बदला तो वह पढ़ना छोड़ देगा। मंजीत की गलती थी, बेटे से दब गई। उसे अंश का कान पकड़कर उस स्कूल से उठा लेना था। अंश धीरे धीरे नशे की नालियों में फंसता गया। मंजीत अपनी नौकरी में मस्त रही। क्या तुमने इतने बरस अपने बेटे को देखा ही नहीं? देखा क्यों नहीं? एक बार होटल मैनेजमेंट का इम्तहान देने बम्बई ही आया था, मेरे साथ रहा। एकदम नॉर्मल प्यारा लड़का था। उस वक्त की फ़ोटो दिखाऊं तुम्हें? सर्वेश ने अपने वॉलेट से बेटे की फ़ोटो निकाल कर रुचि को दिखाई। वाकई बेहद स्मार्ट और सुंदर किशोर था अंश। थोड़ा दुबला लग रहा था लेकिन बीमार नहीं दिखता था। मेरे साथ 2 दिन रहा। पापा पापा उसकी आवाज़ से पूरा घर गूंजता था। मैंने उसको शॉपिंग करवाई, वाटर पार्क गए हम दोनों। एक भी मिनट नहीं लगा कि वह नशेबाज है। फिर अचानक ऐसे क्या हो गया? तुम समझ नहीं रही हो। वहाँ घर पर अमृतसर में उसकी माँ ने उसे खूब नेग्लेक्ट किया। मंजीत के लिए उसकी नौकरी ही माई बाप है। मेरे साथ भी ऐसा ही करती थी। ऑफिस से आकर भी फ़ोन से चिपके रहना। खाने में 10 की जगह 11 बजे 12 बजे उसे कोई फिक्र नहीं। अगर मैं कभी टोकता तो बोलती, मेरे फ़ोन से तेरे को क्या प्रॉब्लम है? तुमने बेटे को अपने पास क्यों नहीं रखा? रुचि ने पूछा। वह इतना छोटा था। अपनी माँ का ऐसा पिछल लग्गू कि वह बाथरूम भी जाती तो साथ जाने की जिद करता। तुम क्या जानो छोटे बच्चों की जिद। कचहरी में माँ का दुपट्टा पकड़कर लटक गया। मम्मी पास रहना, पापा गंदे। फिर उस वक्त मेरी कोई नौकरी भी नहीं थी। बच्चा संभालना मुझे सिरदर्द लगता था। मैंने सोचा चलो मंजीत की पक्की सरकारी नौकरी है, आसानी से बच्चा पल जाएगा। रुचि के होठों तक आकर बात रुक गई कि उसके भी इतना बड़ा बेटा है। उसे लगा अपने दुख में सर्वेश कोई नई बात सुनना, सहना बर्दाश्त न करे शायद। उसने संभल कर कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ। तुमने अपनी पत्नी से बात की? क्या पता चला? सर्वेश के माथे पर त्योरियां पड़ी। उसकी तो मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता। उसके मामा ने आकर खबर दी और उसे फ़ोन मिलाकर मेरे हाथ में दे दिया। फ़ोन पर बड़ी हाय तौबा मचाई मंजीत ने। मैंने सिर्फ एक जुमला बोला, मंजीत तूने अपना बदला ले लिया मुझसे। वह देर तक चीखती चिल्लाती रही। मैंने उसके मामा को फ़ोन दे दिया कि अपनी पागल भांजी को आप संभालो। मेरे लिए तो अंश के साथ साथ वह भी ख़त्म हुई। रुचि ने सर्वेश के हाथ पर अपनी हथेली रख कर कहा, कोई बात नहीं सर्वेश, अब इस सबसे बाहर आओ। दुनिया बहुत बड़ी है, जीने के कई रास्ते हैं। रुचि को शिद्दत से लग रहा था जैसे यह उसके अपने घर परिवार की पटकथा है जो बदले हुए नामों से लिखी जा रही है।